ऑल इंडिया फास्टेस्ट रिवीजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर जनवरी 25 सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंट्स के आखिरी लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे बचे हुए जो महत्वपूर्ण अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, जैसे कि AS 15, 20 और 28। आपको मिनिमम लीस्ट पॉसिबल टाइम में मैक्सिमम कवरेज करा दूंगा। इन तीनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कम 12 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे और हम लोग इतने ही मिनट में या इससे भी कम खत्म कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एक काम आपको करना पड़ेगा, 5000 बच्चे वो सीरीज देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब किया है केवल 200 स्टूडेंट्स ने। ऐसा काम नहीं चलेगा, आपको अपने टीचर को मोटिवेट करना पड़ेगा। कृपया करके सब्सक्राइब करें, तभी और वीडियोज हम लेकर के आएंगे। और कॉमेंट करके बताइए अगर आप चाहते हैं कि मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करा दूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, और मॉड्यूल जो 3 है हमारा उसके भी मैं आपको 60 मार्क्स की कवरेज करा दूंगा 60 मिनट्स के अंदर अंदर। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप वो लेक्चर भी चाहते हैं, नेक्स्ट में वही बना दूंगा। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 15 AS 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स एप्लीकेबल ऑन ऑल एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सेप्ट ESOP। ESOP को अगर छोड़ दें तो सभी एम्प्लॉय बेनिफिट्स पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 जो है वो एप्लीकेबल होता है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स 4 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स, टर्मिनल एम्प्लॉय बेनिफिट्स और अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अदर लॉन्ग टर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि पोस्ट एम्प्लॉयमेंट वाले भी लॉन्ग टर्म ही होते हैं। शॉर्ट टर्म का एग्जांपल सैलरी, अदर लॉन्ग टर्म का एग्जांपल लॉन्ग टर्म बोनस प्लान, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल ग्रेच्युटी PF और टर्मिनल जैसे कि VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स और टर्मिनल एम्प्लॉय बेनिफिट्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं एक्रूअल बेसिस पर। अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स को लॉन्ग टर्म बेसिस पे डेफर और अमोर्टाइज करके चलते हैं। ठीक है जी, आइए जरा इनका ही मुख्य ट्रीटमेंट हमें सीख करके चलना है। अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स और पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट्स ये 2 प्रकार के हो सकते हैं प्यारे बच्चों, एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स और एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन का मतलब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन फिक्स है कि भाई वो हर साल इतना कंट्रीब्यूट करके चलेगा। डिफाइंड बेनिफिट प्लान में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन फिक्स नहीं है, फाइनल अमाउंट यानी बेनिफिट फिक्स है कि भाई फाइनली मैं इतना दे दूंगा, पर एनुअली कितना कंट्रीब्यूट करके चलूंगा वो चीज फिक्स नहीं है। एक्चुरियल और इन्वेस्टमेंट रिस्क यहाँ पे एम्प्लॉय का होता है और कंट्रीब्यूशन को P&L में ट्रांसफर कर देते हैं और एजम्पशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डिफाइंड बेनिफिट प्लान में एक्चुरियल और इन्वेस्टमेंट रिस्क एम्प्लॉयर का होता है। एक्सपेंस जो होता है उसे प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड के तौर पर ट्रीट करके चलते हैं, जो मैं बताऊंगा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड क्या होता है। एक्चुअल एजम्पशन की जरूरत होती है डिफाइंड बेनिफिट प्लान में। तो आइए अब हम डिफाइंड बेनिफिट प्लान का ही प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड जो पूरा है उसे समझ करके चलते हैं। बच्चों, डिफाइंड बेनिफिट प्लान के केस में हमारी 2 चीजें पैदा होती हैं, एक प्लान एसेट्स और एक डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन नाम की लायबिलिटी। डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन लायबिलिटी के लिए हम एंट्री पास करते हैं करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन अकाउंट, एंड जब उसकी पेमेंट कर देते हैं प्रोविजन फॉर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्लान एसेट्स के लिए हम एंट्री करते हैं प्लान एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और उस प्लान एसेट पे जब हमें रिटर्न मिलती है तो प्लान एसेट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेक्टेड रिटर्न अकाउंट, और रेट हमें देगा एक्चुअली कि किस रेट से हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न को रिकॉर्ड करना है। जब हम लायबिलिटी की पेमेंट के टाइम पे प्लान एसेट्स को बेच देते हैं और पैसा अरेंज करते हैं तो फिर एंट्री पहले वाली रिवर्स हो जाएगी, प्लान एसेट टू बैंक की जगह रिवर्स होकर एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लान एसेट्स अकाउंट। करंट सर्विस कॉस्ट को P&L में एम्प्लॉय बेनिफिट में दिखाया जाता है और इंटरेस्ट कॉस्ट को P&L में फाइनेंस कॉस्ट में दिखाया जाता है। दोनों के दोनों P&L में ही जाते हैं। करंट सर्विस कॉस्ट का अमाउंट कैसे निकलेगा सर? एस्टिमेटेड टोटल डिफाइंड बेनिफिट टू बी पेड। आप देख लो टोटल कितना बेनिफिट आपको पे करना है एम्प्लॉय को, और उसे डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस से, जितने साल की सर्विस है एम्प्लॉय की उससे। और बच्चों याद रखना अपस्ट्रीम डिस्काउंटिंग होगी, डिस्काउंटिंग होगी अपस्ट्रीम, और रेट देगा एक्चुअली। और इस प्रकार से जो इंटरेस्ट की आपकी फिगर है फिर वो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकल करके आ जाएगी। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट जो बैलेंस शीट डेट पर होगा वो प्लान एसेट्स का होगा फेयर वैल्यू पर, और जो आपकी डीबीओ लायबिलिटी है प्रोविजन फॉर डीबीओ जो आप बना करके क्रेडिट करके चल रहे हैं वो एक्चुअली की एजम्पशन के बेस पर ही होगा। अगर कोई चेंज आता है तो एक्चुअल गेन लॉस कहलाएगा, P&L में ट्रांसफर हो जाता है। और प्लान एसेट्स को भी फेयर वैल्यू पर लाने में अगर कोई गेन लॉस है तो उसे एक्चुअल गेन लॉस बोलेंगे और वो P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। जो हमने एक एंट्री पास करी थी प्लान एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्सपेक्टेड रिटर्न अकाउंट, उसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न हम कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए रेट कहां से आता है हमारे पास कि भाई प्लान एसेट्स पे हमें
कितने परसेंट का रिटर्न मिलेगा। कंट्रीब्यूशन मेड एंड बेनिफिट्स पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अगर कंट्रीब्यूशन बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे हो रहा है तो एनुअल रेट ले लेना, ये क्वेश्चन दे देगा आपको एनुअल रेट। अगर कंट्रीब्यूशन एंड ऑफ द ईयर पे हो रहा है तो कोई एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलेगी ही नहीं, नॉट एप्लीकेबल। और अगर कंट्रीब्यूशन हो रहा है मिडिल ऑफ द ईयर में तो आपको जो रेट निकालना है उसके लिए फॉर्मूला है √1 प्लस एनुअल रेट, जो परसेंटेज में आपको दे रखा है वो डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। प्लेन एसेट अकाउंट कई बार क्वेश्चन मांग लेता है, तो ओपनिंग बैलेंस यहां पे जितना पैसा और डाल दिया प्लेन एसेट में वो यहां पे टू बैंक के नाम से, जो वहां से एक्सपेक्टेड रिटर्न आ रही है वो यहां पे टू एक्सपेक्टेड रिटर्न के नाम से, जितना पैसा निकाल लिया प्रोविजन फॉर डीबीओ को पे करने के लिए वो यहां पर बाय बैंक, और क्लोजिंग बैलेंस यहां पर जो अभी मैंने बताया फेयर वैल्यू पे लिख करके चलते हैं। और जो भी डिफरेंस है वो या तो एक्चुअल गेन होगा या एक्चुअल लॉस होगा, बैलेंसिंग फिगर के तौर पर निकल करके आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है एक्चुअल रिटर्न भी बता दो तो एक्सपेक्टेड रिटर्न में प्लस माइनस कर दीजिए एक्चुअल का गेन या लॉस, गेन है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। उसके बाद एक चीज आती है प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट आता है इस 15 में, पास्ट सर्विस कॉस्ट। ये क्या है? अगर प्रोविजन फॉर डीबीओ लायबिलिटी में कोई रिट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज हो जाता है तो उसे कहते हैं पास्ट सर्विस कॉस्ट, पीएससी। दो प्रकार की हो जाती है, अमोर्टाइज्ड और अनअमोर्टाइज्ड। अमोर्टाइज्ड के लिए एंट्री है पास्ट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीबीओ, और पास्ट सर्विस कॉस्ट जो डेबिट हो रहा है उसे पीएनएल में ट्रांसफर कर दो और इससे प्रोविजन फॉर डीबीओ का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। अनअमोर्टाइज्ड वाली के लिए एंट्री है अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीबीओ, इसे एसएलएम बेसिस पर सर्विस के रिमेनिंग पीरियड में एलोकेट करके चलेंगे। प्रोविजन फॉर डीबीओ अकाउंट कई बार क्वेश्चन मांग लेता है, तो प्रोविजन फॉर डीबीओ का ओपनिंग बैलेंस यहां एक एंट्री हमने करी थी करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट कॉस्ट अकाउंट डेबिट, वो भी प्रोविजन फॉर डीबीओ में ही जाएगा। फिर एक एंट्री करी थी पास्ट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू डीबीओ, वो भी यही आएगा। अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीबीओ, वो भी यही आएगा। जब प्रोविजन फॉर डीबीओ की पेमेंट कर देते हैं तो एंट्री लिखी हुई थी प्रोविजन फॉर डीबीओ अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसका इफेक्ट ये रहा, और क्लोजिंग बैलेंस ये रहा जो एक्चुअली बताएगा, ये गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। जो भी डिफरेंस आएगा वो या तो एक्चुअल लॉस होगा या एक्चुअल गेन होगा, वो बैलेंसिंग फिगर के तौर पर आ जाएगा। इन्हीं एंट्रीज का इफेक्ट है और कुछ नहीं। क्वेश्चन में अगर मांगा है नेट एक्चुअल गेन और लॉस, तो जो एक्चुअल गेन लॉस प्लान एसेट्स पे आया है और जो एक्चुअल गेन लॉस डीबीओ प्रोविजन फॉर डीबीओ से आया है, दोनों का ही नेट कर लेना, वो हो जाएगा नेट एक्चुअल गेन या फिर लॉस। लास्ट पॉइंट कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट, सेकंड लास्ट पॉइंट है अभी, रिडक्शन इन बेनिफिट्स। अगर एम्प्लॉय बेनिफिट्स में कोई रिडक्शन हो जाए तो वो है कर्टेलमेंट और सेटलमेंट। इस पे जो गेन है वो पीएनएल में ट्रांसफर हो जाता है और ये जर्नल एंट्री आपको पास करनी होती है, इसे आप रीड कर लीजिएगा एक बार। आखिरी पॉइंट, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स बच्चों दो प्रकार का हो सकता है ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एक तो शॉर्ट टर्म कॉम्पेंसेटेड एब्सेंसेस और एक प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान्स। शॉर्ट टर्म कॉम्पेंसेटेड एक्सपेंस दो प्रकार के, नॉन एक्यूमुलेटिंग लीव्स और एक्यूमुलेटिंग लीव्स। नॉन एक्यूमुलेटिंग लीव्स को कहीं रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है। एक्यूमुलेटिंग लीव्स फर्दर दो टाइप की, वेस्टिंग और नॉन वेस्टिंग। वेस्टिंग के लिए फुल अमाउंट का प्रोविजन बनाएंगे और नॉन वेस्टिंग के लिए भी प्रोविजन बनाएंगे, लेकिन कितना, जितनी लीव्स एक्सपेक्टेड है कि कैरी फॉरवर्ड होकर एम्प्लॉय अगले साल ले जाएगा और अगले पीरियड में यूज करेगा एस्टिमेटेड बेस पर, उतनी ही लीव्स के लिए प्रोविजन बनाएंगे। प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान में क्या मतलब होता है, जब एम्प्लॉय को प्रॉफिट्स में अधिकार मिलता है उसे कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान। इसे एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करके चलते हैं। अगर ये दो शर्तें पूरी होती हैं तो लीगल कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है पेमेंट के लिए और रिलायबल एस्टिमेट जो है अमाउंट का वो किया जा सकता है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 अर्निंग पर शेयर। प्यारे बच्चों ईपीएस दो प्रकार का, बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस। पहले बात करेंगे बेसिक ईपीएस कैसे निकलता है। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। वेटेड एवरेज बेस पे आपको लेना है और अर्निंग्स कौन सी लेनी है, टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड की पेमेंट के बाद वाली। अगर लॉस आता है, बेसिक ईपीएस नेगेटिव आ जाता है, तब भी हम उसे रिपोर्ट करके चलेंगे। अगर कोई फर्दर इशू है तो वो बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन में ऐड हो जाता है। अगर बायबैक है तो बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन में लेस कर देते हैं वेटेड एवरेज बेसिस पर प्रोपोर्शनेट करके। अगर पार्टली पेड अप शेयर्स हैं तो उन्हें फुली पेड अप बेसिस पर ही लिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 लाख शेयर्स हैं, फेस वैल्यू 10 रुपए है, अभी 5 रुपए ही पेड अप है, तो हम उन्हें 1 लाख इंटू 5/10 50,000 फुली पेड अप शेयर्स मान करके बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन में कंसीडर करके चलेंगे। अगर इक्विटी शेयर्स अलग अलग क्लास के हैं, डिविडेंड के बेस पर क्लासिफिकेशन हो रखा है, तो हर क्लास ऑफ डिविडेंड वाले इक्विटी शेयर्स का ईपीएस अलग कैलकुलेट होगा। बोनस शेयर्स को कभी भी टाइम में प्रोपोर्शनेट नहीं किया जाएगा, पूरे 12 महीने के लिए लिया जाएगा। बोनस को कभी भी वेटेड एवरेज नहीं किया जाएगा।
बोनस इश्यू के केस में एक बात और ध्यान रखें, पिछले साल का ईपीएस भी रीस्टेट होगा बोनस शेयर्स को डिनोमिनेटर में एडजस्ट करने के बाद, जिसे एडजस्टेड ईपीएस कहते हैं। पिछले साल के ईपीएस के डिनोमिनेटर में जाकर भी बोनस शेयर्स ऐड कर दोगे और एडजस्टेड ईपीएस फिर से निकालोगे अगर करंट ईयर में आपने बोनस दिया है तो। मर्जर के केस में आपको ए की अर्निंग्स लेनी है बिफोर और आफ्टर मर्जर वाली, बी की अर्निंग्स लेनी है बिफोर मर्जर वाली। मान लीजिए ए ने बी को मर्ज कर लिया, तो उसके बाद आपको ईपीएस कैसे निकालना है, ए की अर्निंग्स बिफोर और आफ्टर मर्जर वाली प्लस बी की अर्निंग्स बिफोर मर्जर वाली। आफ्टर मर्जर तो वो खत्म ही हो गई, आफ्टर मर्जर तो उसकी अर्निंग होंगी नहीं, डिवाइडेड बाय ए के टोटल शेयर्स जो थे और जितने उसने बी को इशू कर दिए वो। नो प्रोपोर्शनेट नहीं करना है यहां पे, आपको प्रोपोर्शनेट नहीं करना है यहां पे, ठीक है सर। जो बी को शेयर्स इशू किए गए प्रोपोर्शनेट मत करना। लेकिन अगर लिखा है अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, तो ईपीएस कैसे निकलेगा, ए की अर्निंग्स लेनी है बिफोर और आफ्टर मर्जर वाली, डिवाइडेड बाय ए के शेयर्स प्लस जो ए ने शेयर्स इशू कर दिए बी को, उन्हें प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ले लो। राइट इशू अगर है तो उस केस में ईपीएस कैसे निकलेगा, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स डिवाइडेड बाय शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्लस राइट इशू में जो बोनस वाला हिस्सा है प्लस राइट इशू में जो नॉर्मल शेयर्स वाला हिस्सा है। राइट इशू में जो नॉर्मल शेयर्स वाला हिस्सा है वो कैसे निकलेगा, राइट इशू शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय राइट इशू प्राइस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट फुल वैल्यू फेयर वैल्यू, थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। सर राइट इशू प्राइस दे रखा होगा, राइट इशू शेयर्स भी दे रखे होंगे, ठीक है मल्टीप्लाई कर देंगे, पर डिवाइड करने के लिए थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू कहां से आएगी, उसका भी फॉर्मूला है शेयर्स बिफोर राइट इशू मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू बिफोर राइट इशू प्लस राइट इशू शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय राइट इशू प्राइस। इस पूरे को डिवाइड कर दीजिए टोटल शेयर्स आफ्टर राइट इशू से, तो आपकी थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू आ जाएगी। फिर उसे राइट इशू शेयर्स इनटू राइट इशू प्राइस के डिनोमिनेटर में रखोगे प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, तो नॉर्मल शेयर्स ऑन राइट इशू आ जाएगा। और जब राइट इशू के टोटल शेयर्स में से नॉर्मल शेयर्स माइनस कर दोगे तो बोनस शेयर्स कितने हैं राइट इशू में वो भी निकल करके आ जाएगा। राइट इशू के केस में भी प्रीवियस ईयर का ईपीएस रीस्टेट होगा बोनस वाले हिस्से को लेकर के, और अगर क्वेश्चन में लिखा है शेयर स्प्लिट या रिवर्स शेयर स्प्लिट तो सेम ट्रीटमेंट होगा जैसे आप बोनस शेयर्स का करके चल रहे हो। आखिरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस 28 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। एएस 28 का ऑब्जेक्टिव है कि पीपी शुड नॉट बी शोन इन बुक्स एट अ वैल्यू अबव इट्स रिकवरेबल अमाउंट, से ज्यादा वैल्यू पर पीपीई बुक्स में नहीं आनी चाहिए। यहां पर आपको कुछ शब्दों का मीनिंग जानना जरूरी है, जैसे कि कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर माइनस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉसेज इफ एनी। रिवैल्यूएशन आर आल्सो एडजस्टेड। रिकवरेबल अमाउंट का क्या मतलब होता है, मैक्सिमम बेनिफिट द पीपीई कैन प्रोवाइड टू द एंटिटी। पीपीई से एंटिटी को मैक्सिमम जो बेनिफिट मिल सकते हैं उसे रिकवरेबल अमाउंट कहते हैं। इट इज कैलकुलेटेड एट हायर ऑफ एनएसपी और वैल्यू इन यूज। नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज दोनों का जो भी हायर होगा उसे बोलेंगे रिकवरेबल अमाउंट। अब सर ये एनएसपी और वैल्यू इन यूज कैसे आती है, एनएसपी का फॉर्मूला है एस्टिमेटेड सेल प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। वैल्यू इन यूज का फॉर्मूला है फ्यूचर कैश फ्लो जो एसेट से आने वाले हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू। इंपेयरमेंट और इंपेयरमेंट लॉस क्या है, रिड्यूसिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ अ पीपीई टू इट्स रिकवरेबल अमाउंट इज कॉल्ड इंपेयरमेंट। कैरिंग अमाउंट को घटा करके रिकवरेबल अमाउंट पर लाना इंपेयरमेंट कहलाता है, और जितनी वैल्यू घट जाती है वो इंपेयरमेंट लॉस है। एएस 28 कहां एप्लीकेबल है रीड कर लेना, उसका स्कोप रीड कर लेना। और इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट, एक्सटर्नल इंडिकेटर, इंटरनल इंडिकेटर और बेस्ड ऑन एंटरप्राइज जजमेंट, तीन प्रकार के इंडिकेटर्स हो सकते हैं इंपेयरमेंट के लिए। हमें कैसे पता लगेगा कि इंपेयरमेंट करनी है किसी पीपी की या नहीं, सबसे पहले देख लो अगर उन तीनों में से कोई भी इंडिकेटर मौजूद है तो भाई कैरिंग अमाउंट देखो कितना है पीपीई का, फिर रिकवरेबल अमाउंट निकालो। कैरिंग अमाउंट का फॉर्मूला बता दिया कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस माइनस इंपेयरमेंट लॉसेस इफ एनी। आरए का फॉर्मूला बता दिया हायर ऑफ एनएसपी और वैल्यू इन यूज। एनएसपी और वैल्यू इन यूज का भी फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको। उसके बाद क्या करना है, सीए और आरए को कंपेयर करो। अगर कैरिंग अमाउंट ग्रेटर देन आरए है तो रिड्यूस कर दो आरए को कैरिंग अमाउंट में से और रिकॉग्नाइज कर दो इंपेयरमेंट लॉस। लेकिन अगर उल्टा केस है, कैरिंग अमाउंट कम है रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, तो ये 28 इग्नोर करो, अभी इंपेयरमेंट नहीं होगा। इंपेयरमेंट लॉस को तुरंत, अगर इंपेयरमेंट हुआ और इंपेयरमेंट में लॉस हुआ तो तुरंत एसपीएल में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व अवेलेबल है तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस एग्जॉस्ट होगा, यूज होगा, फिर पीएनएल में ट्रांसफर किया जाएगा। डेप्रिसिएशन फॉर द कमिंग ईयर्स ऑन द एसेट आर रीकैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू कैरिंग अमाउंट। अगर इंपेयरमेंट हुआ है और कैरिंग अमाउंट को घटा के रिकवरेबल अमाउंट पे लाए हैं
तो डेप्रिसिएशन आने वाले सालों पे फिर से निकलेगा रिकैलकुलेटेड नए कैरिंग अमाउंट के ऊपर। इंपेयरमेंट लॉस की जनरल एंट्री, इंपेयरमेंट लॉस टू प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट, और फिर उसे राइट ऑफ करने के लिए जैसा कि मैंने बताया पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व, फिर उसके बाद P&L अकाउंट को यूज करके चलेंगे। कैश जनरेटिंग यूनिट एक स्मॉलेस्ट हिस्सा होती है, एक स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट होता है दैट जनरेट कैश फ्लो फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज दैट आर लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ द कैश फ्लोज फ्रॉम अदर एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट। बिजनेस का वो एक अलग ग्रुप ऑफ एसेट जो खुद इंडिपेंडेंटली कैश फ्लोज जनरेट करने की हिम्मत रखता है, उसे कहते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट। अगर इफ देयर इज एन इंडिकेटर फॉर इंपेयरमेंट ऑफ अ पीपी, किसी पीपी को इंपेयर करना है, उसकी कैरिंग अमाउंट को घटा करके रिकवरेबल अमाउंट पे लाना है, तीन में से कोई एक इंडिकेटर मौजूद हो गया है, एंड रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सच पीपी इज नॉट डिटर्मिनेबल, और हम उस पीपीई का रिकवरेबल अमाउंट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अगर आपने कोई इंडिकेटर आया है इंपेयरमेंट का तो क्या करना पड़ेगा, करंट कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को मैच करना पड़ेगा, और रिकवरेबल अमाउंट हम निकाल नहीं पा रहे, तो ऐसे केस में वो पीपीई जिस कैश जनरेटिंग यूनिट को बिलोंग करता है उस पूरी कैश जनरेटिंग यूनिट का रिकवरेबल अमाउंट यूज किया जाएगा। रिकवरेबल अमाउंट एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ अ सीजीयू, पूरे सीजीयू का कैरिंग अमाउंट कैसे आएगा, सीजीयू के कैश जनरेटिंग यूनिट के ग्रुप ऑफ एसेट के सभी एसेट्स का कैरिंग अमाउंट का टोटल कर लो, लायबिलिटी को भी कंसीडर करके चलेंगे। और रिकवरेबल अमाउंट कैसे आएगा, पूरे के पूरे ग्रुप ऑफ एसेट, पूरे के पूरे सीजीयू, पूरे के पूरे कैश जनरेटिंग यूनिट का, डिटरमाइंड आफ्टर कंसीडरेशन ऑफ एसेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ सीजीयू, लायबिलिटीज दैट हैव ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन सच केसेस कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू इज इंक्रीज्ड बाय द कैरिंग अमाउंट ऑफ दोज एसेट्स एंड डिक्रीज्ड बाय कैरिंग अमाउंट ऑफ दोज लायबिलिटीज। वही सारे पीपी के रिकवरेबल अमाउंट का टोटल कर लो, और अगर कोई लायबिलिटीज है तो उनको भी कंसीडर करो, उसको भी कर दो माइनस। बात करते हैं गुडविल की। गुडविल को कभी भी इंडिविजुअली इंपेयर नहीं किया जा सकता, गुडविल कैन नेवर बी इंपेयर्ड इंडिविजुअली। Therefore, if there is an indicator of impairment of goodwill, अगर गुडविल को इंपेयर करना पड़ रहा है, कोई इंडिकेटर आ गया है, तो हम कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट गुडविल का यूज ना करके वो गुडविल जिस सीजीयू, जिस ग्रुप ऑफ एसेट, जिस कैश जनरेटिंग यूनिट से संबंधित है उस पूरे के पूरे सीजीयू का सी और आरए कंपेयर करके चलेंगे। इफ गुडविल कैन बी एलोकेटेड ऑन रीजनेबल बेसिस, बॉटम अप टेस्ट लगाएंगे, और गुडविल को रीजनेबल बेसिस पर एलोकेट नहीं कर सकते तो बोथ बॉटम अप और टॉप डाउन टेस्ट लगाएंगे। रीजनेबल बेसिस कौन से हैं, रेशियो जो क्वेश्चन ने दे रखा हो, फेयर वैल्यू, कैरिंग अमाउंट इनटू यूजफुल लाइफ, या फिर कैरिंग अमाउंट। और बिल्कुल इसी प्रकार से सेम टू सेम है आपका कॉर्पोरेट एसेट। कॉर्पोरेट एसेट तो बच्चा पार्टी यहां पे समाप्त हो गया है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 15, 20 और 28 का पूरा कॉन्सेप्चुअल रिवीजन। अगर आप चाहेंगे तो मैं सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आज समाप्त करा दिए हैं, लीस्ट पॉसिबल टाइम में करा दिया। अगर आप देखेंगे तो लगभग 1 घंटे के अंदर हमारे सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समाप्त हो गए, सारे। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है मैंने, इतनी डिटेल में रिवीजन करी है बच्चा पार्टी। और कितने समय में करी है, मात्र 1 घंटे में, 1 घंटे 5, 1 घंटे 7 मिनट में सारा का सारा रिवाइज कर लेना। अगर आप चाहेंगे क्वेश्चन बताएं तो कमेंट जरूर करो, इसके क्वेश्चंस भी करवा देंगे। जो मॉड्यूल 3 है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ब्रांच अमेलगमेशन, कैश फ्लो प्रिपरेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बायबैक वगैरह वगैरह, उसके भी कुछ एक सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा 60 मिनट्स के अंदर अंदर, वहां से भी आपके मैं 60 मार्क्स कवर अप करवाने की कोशिश करूंगा, अगर आप लोग कहते हैं तभी। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, मैं चाहूंगा अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू ऑल।